नमस्कार। हरियाणा के चुनाव के बाद एग्जिट पोल भी आ गया है और जो ज़मीनी रिपोर्ट्स थे उन्हीं के ऊपर अगर देखें तो एग्जिट पोल्स भी अपना इशारा करते हुए आ रहा है कि कांग्रेस की वापसी अब हरियाणा में आ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक उप्रेती, जिन्होंने 3 दशकों तक भारतीय राजनीति को बहुत ही करीब से देखा है और कई चुनावों को इन्होंने कवर किया है। सबसे पहले हम जानते हैं दीपक जी, क्या एग्जिट पोल से आप सहमत हैं? देखिए, एग्जिट पोल्स का जो अभी पिछले लोकसभा इलेक्शंस में जो परफॉर्मेंस था, उसके हिसाब से काफी, जिसे कहते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ये लेना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा में बीजेपी 10 साल से है और बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं, फार्मर्स एजिटेशन भी, और अब आर्मी में सिलेक्शन 5 साल का जो है वो वाला इशू है, जॉब्स वगैरह तो खैर नेशनली ये इशू है। उन सबको देखते हुए एग्जिट पोल्स का अपना अनुमान बहुत ऑफ द मार्क नहीं, लेकिन फिर भी यू विल हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस इन द सेंस कि uh, कितना मार्जिन रहेगा, क्योंकि जो दिया हुआ है एग्जिट पोल्स ने उसमें 44 से 64 ये मार्जिन दिया है। 44 भी आ सकता है, 64 भी आ सकता है। और दैनिक भास्कर ने, जो कि 4 पोल्स जो हैं उनमें से 3 ने तो 50 से ऊपर कांग्रेस को दिया है, और दैनिक भास्कर का रिपोर्टर सर्वे है, उन्होंने मेजोरिटी से 1 सीट ऊपर दी है बीजेपी कांग्रेस को। तो ये कहा जा सकता है सेफली कि कांग्रेस का काफी अच्छा चांस है। अब क्लियर मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखना पड़ेगा। बीजेपी ये एक्सपेक्ट करेगी कि किसी तरह से हंग असेंबली अगर हो जाए तो फिर से जो जोड़ तोड़ का है वो प्रोसेस से उनको कुछ फायदा मिल जाए। तो एग्जिट बिल्कुल, पोल्स ये अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें अभी उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा फर्क होगा। बिल्कुल, ये डिस्कशन बिल्कुल ही एग्जिट पोल के ऊपर नहीं है। ये डिस्कशन हम राजनीतिक परिदृश्य में और आने वाले चुनावों में क्या होगा, क्या राजनीतिक हवा बनती है, उसके ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम ये जानते हैं कि 20 वर्षों से हरियाणा के अंदर में एक तरह से राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने 10 साल राज किया था हरियाणा में और उसके बाद बीजेपी ने हरियाणा के राजनीति में जोरदार एक प्रवेश किया था। लेकिन 2019 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था और जननायक जनता पार्टी के सहयोग से मनोहर लाल खट्टर ने सरकार बनाई थी। तो हम दीपक जी ये समझना चाहते हैं कि क्या हरियाणा की राजनीति में जो 80 और 90 के दशक का आयाराम और गयाराम की राजनीति थी, उस पर हम कह सकते हैं कि एक चैप्टर वो बंद हो चुका है? मनीष जी, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। जो आयाराम गयाराम का जो चैप्टर था, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा, और काफी इंटरेस्टिंग है कि ये आयाराम गयाराम का कैसे ये बहुत पॉपुलर एक जोक्स भी इसमें बने हैं। ये 1967 में गयालाल थे, जिन्होंने 15 दिन में 4 बार पार्टी बदल दी और फाइनली वो कांग्रेस में आ गए थे। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह उनको चंडीगढ़ प्रेस क्लब ले गए और वहां उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आयाराम गयाराम ये टर्म तभी से इलेक्शन तभी से पॉपुलर हुआ है। उसके बाद एक बार आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम में जब भजन लाल संजय गांधी को वो करना चाह रहे थे, उस समय वो पूरे अपने 35 एमएलए के साथ इंदिरा गांधी के चरणों में चले गए और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। उसी के बाद आपको, जैसे अवगत, आप इस बात से अवगत हैं कि 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ फिर इसी वजह से आया था कि जिसमें कि बहुत अस्थिरता जिससे पैदा कर दी थी आयाराम गयाराम फैक्टर ने, वो उसको थोड़ा सा नलीफाई किया जाए।
तो खैर हम वापस हरियाणा चुनाव में आते हैं। तो अब हरियाणा में ये है कि जैसा आपने बताया कि 2014 में तो बीजेपी को क्लियर मिल गया था और वोट शेयर उनका 33 तकरीबन इतना था, जो 2019 में बढ़ा, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ 2019 में। और इसीलिए जो जेजेपी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उनके साथ उनको एक अलायंस हुआ, उससे सरकार चली। अब इश्यूज जो हैं जिसमें कि जैसा कि हरियाणा में मेनली जाट्स हैं, और जाट्स के अलावा ओबीसी जिनको कि बीजेपी अपनी तरफ करना चाह रही है, जाट करीब 22% है। और साउदर्न बेल्ट में अब ये है कि उनका विभाजन होगा, उनका विभाजन होगा, और उस विभाजन में मेरे ख्याल से कांग्रेस ज्यादातर जाट वोट ले जा सकती है। बीजेपी ने अपनी तरफ से जो ओबीसी चंक है उसको अपनी तरफ करने किया। नायब सिंह सैनी का पहले अध्यक्ष होना, फिर चीफ मिनिस्टर होना, ये इसी बात को इंडिकेट करता है। अब वो करीब 21%, अगर मैं गलत नहीं होता है तो वो। लेकिन जो इश्यूज अभी हैं, और एंटी इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो सारे ही देश के सारे ही इलेक्शंस में काम करता है, क्योंकि कोई भी सरकार 5 साल में बहुत डिलीवर करती नहीं है और किया भी नहीं है, तो वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये देखना है कि और एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि इस बार ये ऐसा लगता है कि जितने भी ये जो और प्लेयर्स हैं, जैसे जेजेपी या एनएलडी है, जेजेपी ने तो जैसे चंद्रशेखर आजाद से टाई अप किया है, और आईएनएलडी ने बीएसपी के साथ किया है। एग्जिट पोल्स यही बता रहे हैं कि इन लोगों का बहुत ज्यादा से नहीं रहेगा। तो लाजी ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से कांग्रेस को एक एज रहेगी, और बीजेपी का 10 साल के बाद एक पॉपुलर वोट ये रहेगा उनका, ये एक इंटेंशन लग रहा है कि रिजीम चेंज हो। दीपक जी, मैं आपका ध्यान एक विशेष मुद्दे के ऊपर खींचना चाहता हूँ। हम ये जानते हैं कि हरियाणा जो है, अगर जब भारत का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1980 के दशक में, उसमें हरियाणा एक अग्रणी राज्य था। दिल्ली के करीब होने की वजह से मारुति वहाँ पर आई, वहाँ पर फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल बेल्ट बना, इतने सारे इंडस्ट्रीज हरियाणा के अंदर में आए। लेकिन इस चुनाव में हम वही देखते हैं कि महिलाओं को 2100 रुपये महीना दिया जाए, और बेरोजगारी जैसे मुद्दे, एमएसपी पर कानून बने, इन मुद्दों का बोलबाला इस चुनाव में रहा। तो क्या नई अर्थव्यवस्था, न्यू इकोनॉमी, ये सारे जो डेवलपमेंट, विकास के जो पैमाने हैं, क्या ये विफल रहे हरियाणा के चुनाव में? देखिए, ये सारे इश्यूज तो नेशनली कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। हरियाणा ही नहीं है, कर्नाटका में भी, हिमाचल में भी, वेस्ट बंगाल में भी, तेलंगाना में भी, जहां जहां इलेक्शंस हुए और आगे भी होंगे, यही इशू, उड़ीसा में भी ये रहे हैं। और डिलीवरी के फ्रंट पे इन सब में बहुत ज्यादा जो पिछली सरकारें हैं वो कर पाई, ये मुझे नहीं लगता। और वो इशू वैसे ही हैं जैसे जैसे किसानों का मुद्दा था, उनका अभी कोई रेजोल्यूशन हुआ नहीं। आर्मी में भर्ती का जो था वो इश्यूज अभी भी ना बीजेपी ने उसमें क्लैरिफाई किया है, ना उस पर कोई ऐसी वार्तालाप या कोई ऐसा कंसल्टेशन, क्योंकि ये मेजर इश्यूज हैं। इसमें एक ऑल पार्टी कंसल्टेशन के साथ ही इसमें, नहीं तो ये सारा पॉलिटिकली एक पोलराइज इशू हो हो जाएगा और सॉल्यूशंस नहीं होंगे। और उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि लोकसभा में इलेक्शंस में भी एक इशू है, और यहाँ भी नेचुरल रहेगा ही। जो आप कह रहे हैं कि एक बार अभी हरियाणा में ये भी हुआ था कि सन ऑफ द सॉइल वाला जो इशू था, जिसमें कोर्ट का अपना जजमेंट है, उन्होंने कहा था कि सिर्फ हरियाणवी उन्हीं को मिलेगा, वो उन्होंने नैलिफाई कर दिया। तो ये एक पॉपुलिस्ट प्लैंक जो होते हैं, उनसे एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता। तो मुझको ये लगता है कि जब लोग त्रस्त हो जाते हैं तो वो फिर सरकार परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि एक तरह के बहुत ईमानदार सोच जो है किसी भी सरकार की नहीं रही है। और लगता नहीं कि जैसे
अभी जिस तरह का पॉलिटिकल करंट चल रहे हैं, इसमें पॉपुलिस्ट मेजर ही रहेंगे। जैसे कि राम रहीम वाला किस्सा है, उनको फरलो इतना ज्यादा दे दिया है कि इतने उनको छूट देती है vis-a-vis द मतलब मैं थोड़ा सब्जेक्ट से डाइग्रेस करूं तो आपको मालूम है कि 72% जो जेल में इनमेट्स हैं अभी इंडिया में, वो अंडर ट्रायल्स हैं। क्या हर किसी को इतना फरलो मिलता है? तो ये ब्लेटेंट मिसयूज जो है, ये भी अपने आप में, क्योंकि उनका काफी बड़ा वोट बैंक है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब इतना पॉपुलस आप अपने डिसीजंस करेंगे, तो फिर उसके बाद जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे आप बेरोजगारी की कहें, फार्मर्स की बात करें, एमएसपी के, उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोई एक बहुत जायज और बहुत ऑथेंटिक कोशिश होती नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इसी वजह से इश्यूज अनरिजॉल्व रहते हैं, और इसी वजह से सत्ता में परिवर्तन मजबूरन जो मतलब लोगों को वोट देना ही पड़ता है। वो किस तरफ देखेंगे कब? तो इसी से ये लग गंभीर रहा है कि मुद्दा है, हरियाणा में भी। जी जी गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर दीपक जी इशारा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक आत्ममंथन करना पड़ेगा कि राजनीतिक जो वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं इमोशन का वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए, वो कितना जायज है। जिस तरह से राम रहीम को फरलो दिया दिया जाता है बार बार, ये बहुत बड़ा सवाल रामपाल है। भी है लेकिन बाबा दीपक जी आपने, जी। दीपक अरे जी एक मैं बात मैं और कहूंगा, जैसे अरावली जी अरावली रेंज है पूरा, जो कि एक जी ऐसा ग्रीन बेल्ट है जो दिल्ली का भी और हरियाणा का और राजस्थान से यहाँ तक आती है, ये अरावली रेंज। इसका जिस तरह से दोहन हुआ है और इतना ब्लेटेंट बिल्कुल मिसयूज हुआ है, तो सक्सेसिव कांग्रेस में बिल्कुल हो या बीजेपी में, किसी, बल्कि अभी तो हरियाणा असेंबली ने पास कर दिया एक लॉ, जो भी मेरे ख्याल से कोर्ट केस चल रहा है, जिसमें कि अंग्रेजों के समय जो जो ये पूरे अलावरी रेंज में बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन था, वो खत्म कर दिया है। वहां प्राइवेट बिल्डर्स को देने की बात हुई है, और रिपीटेड सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस भी होता है, रात दिन पढ़ते रहते हैं, उनको ओपनली वायलेट किया जाता है। अब वो कौन सी जनरेशन के भले के लिए सरकार ये कर रही है, ये बताया जरा। और जब सुप्रीम निश्चित रूप कोर्ट से। की बात नहीं मानते हैं, तो फिर सरकार का अपने आप को प्रो पीपल कहना, ये तो ऐसा है कि अरावली रेंज अब खत्म कर देंगे तो पूरी जनरेशन खत्म हो जाती है, हो ही रही। बिल्कुल, तो पूरे इसलिए भविष्य। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑथेंटिसिटी सरकारों में नहीं रही। वो ऑथेंटिसिटी या क्रेडिबिलिटी अगर आप लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अनपॉपुलर डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से दीपक जी बहुत ही गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं कि अरावली रेंज, जो कि हमारे भविष्य के का एक तरह से कहें तो इंश्योरेंस है। क्योंकि अरावली रेंज नहीं रहेगा तो प्राकृतिक आपदा दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में काफी बढ़ चढ़ करके आएंगी। और अब नवंबर का महीना जैसे ही आएगा, हम जानते हैं कि दिल्ली एक बार फिर से कहीं न कहीं गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगी। और बिल्कुल भारत के भविष्य के साथ इन सरकारों का जो खिलवाड़ करना है, ये कहाँ तक जायज़ है, ये लोगों को सोचना पड़ेगा। और कभी-कभी दीपक जी ऐसा लगता है कि अगर देश में जुडिशरी ना हो, तो पता नहीं अरावली जो रेंज है वो कब का गायब हो चुका होता अब तक ऑलरेडी। तो ये मैं बहुत ही मनीष, गंभीर मैं तो सवाल कह रहा हूँ कि जुडिशरी की भी बात को, और मैं पहले तो जुडिशरी को उसको संज्ञान लेना चाहिए, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने से या मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके बारे में भी अपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान देना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी ही पड़ेगी, तभी जाके लोगों में थोड़ा डर जुडिशरी का पड़ेगा। अदरवाइज आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ गूगल कर लीजिए, आपको मालूम हो जाए कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस बारे में कहा है। लेकिन मैं कोर्ट से भी ये कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ ऑर्डर पास करने से ही नहीं, उनको उनके पास पावर्स हैं कि वो ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट को पनिश करें। वो तो होता नहीं है, तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? अब ये हम राम रहीम की बात कर रहे हैं, इसमें वहां अनिल विज ने कहा भाई ये तो लॉ है, अब आप चाहते हैं तो लॉ चेंज कर दीजिए। लॉ तो कौन, लेजिस्लेचर ही बनाता है ना। और ये सबके लिए है क्या? मैंने अभी कहा कि 72% जो है अंडर ट्रायल्स हैं, जो 5 से 10 साल तक वहां। ये हालत तो कॉमन आदमी की है। और यहाँ पर ये हैं या रामपाल हैं, जो पूरी तरह से एक तरह से फेक बाबाज हैं, उनको आप पॉलिटिकली बहुत कन्वीनियंट पड़ता है तो आप उनको फरलो दे देते हैं। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है कहां?
बिल्कुल, बिल्कुल। आर्टिकल 14 संविधान का कहता है कि संविधान के सामने, कानून के सामने सब कोई बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। लेकिन व्यावहारिक तौर पर ऐसा लगता है कि आर्टिकल 14 को जंगली आमा पहनाने में सरकार के तरफ से काफ़ी ज़्यादा उसमें कमी दिखाई पड़ती है। दीपक जी, आपने भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी करीब से देखा है, इसलिए मैं आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पहचान की राजनीति को बीजेपी ने कहीं न कहीं 2014 से लेकर के 2018 के बीच में उस राजनीति को तोड़ा था और उसमें हरियाणा की भूमिका बहुत थी, क्योंकि जाट राजनीति भी एक पहचान की राजनीति का एक नमूना था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पहचान की राजनीति वापस मजबूती के साथ वापसी कर रही है भारतीय राजनीति में। आपके पहचान की राजनीति से आपका क्या मंतव्य है? कास्ट आइडेंटिटी पर्टिकुलरली, जैसे बिहार में यादव हो गए, हरियाणा में जाट हो गए, तो कास्ट आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स थी वो वापसी कर रही है। नहीं, कास्ट आइडेंटिटी तो हर समय ही रही है भारतीय राजनीति में। कास्ट अलग हो जाए तो वो तो अपने आप में एक रिवोल्यूशन हो जाएगा। कास्ट और रिलीजन दोनों जो है, कास्ट पर्टिकुलरली मैक्रो लेवल पे, कास्ट के बिना तो हम कितना भी कहें कि हम ये कह दें कि सब सिर्फ 4 कास्ट हैं, महिलाएं और गरीबी और ये जो भी है 4 जो गिनाए हैं बीजेपी ने, लेकिन असली वोटिंग तो सारी ही कास्ट पे होती है। और कास्ट बहुत अंदर तक हमारे अंदर है, वो 5000 साल से चली आई है। सारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट चीजें का आदमी की सारी पहचान ऑफिस के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे और मंदिरों में भी कास्ट के ही बेसिस पे होती है। तो उसको हटाने की कोशिश तो नहीं की है। अब बीजेपी ने नेचुरली ओबीसी में जब नायब सिंह सैनी को बनाया तो नेचुरली वो भी ओबीसी को, सारे 36 बिरादरी को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जाट नेचुरली बहुत ट्रेडिशनली सपोर्टर बीजेपी का पहले नहीं था, बाद में हुआ है थोड़ा बहुत और अब बढ़ गया है। तो ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा कि वो बदलाव का है। लेकिन बीजेपी को ने जब मनोहर लाल खट्टर को बनाया था और उसके बाद ये लगा था कि अगर वो डिलीवरी करें और परफॉर्मेंस की राजनीति पे ही अपना फोकस करें तो हो सकता है वो फिर भी वोट आउट हो जाते। लेकिन एक जैसे कहें पार्टी विद डिफरेंस की जो बात बहुत पहले से होती आई है बीजेपी के साथ, वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। और मुझको नहीं लगता कि कांग्रेस अगर आएगी वो कोई नया करेगी। ये कोई मैं निराशाजनक बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत एक्सपेक्टेड लाइन पे ही कांग्रेस की पार्टी भी चलेगी, क्योंकि कांग्रेस के आप जितने भी दावेदार देख रहे हैं सारे सारे परिवार वाले हैं। आप गिना लीजिए, चाहे वो किरण चौथ, हाँ, वो जितने भी हैं उनके बच्चे और कोई भी फैमिली देख लिए, भजन लाल, देवीलाल और ये बंसी लाल की परिवार के ही कहीं ना कहीं दिखेंगे। और उनके अलावा भी जो ओवर ए पीरियड जुड़ गए हैं तो उन्हीं की प्रोजेनीज जो हैं वो कंटेस्ट कर रही हैं और वही जीतेंगी। और उसी तरह से अगर क्लियर मेजोरिटी हो गई तो ठीक है, कांग्रेस उसी डर्रे पर चलाएगी। और अगर नहीं हो गई तो फिर जोड़ तोड़, जैसा आयाराम गयाराम का हम बात कर रहे हैं, वो वाला किस्सा होगा। तो मैं कह रहा हूं मूलभूत सोच जब तक नहीं हो, क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, उसकी शुरुआत कहीं हो तो उसका नेचुरली क्रेडिबिलिटी में एंड भी होगा, वो है ही नहीं। बिल्कुल। दीपक जी का जो कहना है उसका लब्बो लबाब ये है कि लोग ये नहीं समझे कि 5 साल में एक बार आपने वोट दे दिया तो आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि इतने सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि अरावली जैसे रेंज को भी खा सकते हैं, निगल सकते हैं, डकार मार सकते हैं। और इसलिए लोगों को हर वक्त सजग रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए 365 दिन उसके लिए लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक में विश्वसनीयता तभी आ पाएगी जब आप पॉलिटिशियंस के ऊपर कमान जो है हमेशा खींच कर